दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थी, इस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बीपीएससी में कुछ सीटें और ऐड हो गई हैं, यानी कि लगभग 100 के करीब सीट और जुड़ गया है। तो बच्चों के सामने जो अभ्यर्थी है, हमारे जैसे आपके जैसे जो अभ्यर्थी है, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर बनते जा रहा है, क्योंकि जितना सीट भरेगा उतने लोगों का सिलेक्शन होगा और यह चांस जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए गंभीर है, उनका चांस बढ़ जा रहा है। तो लगभग 100 सीट और जुड़ गया है और यह लगभग 2027-28 सीट के करीब पहुंच गया है। और अगला जो अपडेट है कि फॉर्म भरने की तिथि वो बढ़ गई है और 11/4 तक हो गई है, यानी कि नवंबर में 4 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं और एडिट करने का भी मौका दिया गया है। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ एडिट का मौका नहीं आ रहा था। एडिट हम 19 तारीख से कर पाएंगे, 19 से लेकर 4 तक एडिट करेंगे फॉर्म को। और एडिट करने के दौरान हम नाम जो है, माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव नहीं ला सकते। तो आपने अगर पहले फॉर्म भर दिया है तो इन चारों चीज़ में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अपने नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव नहीं ला सकते हैं। जबकि जबकि अगर आप जेंडर को चेंज करते हैं, मेल या फीमेल अगर गलत से भरा गया है उसको चेंज करते हैं या फिर कैटेगरी को चेंज करते हैं, तो आपको पेमेंट करना होगा, उसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा और यह डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा और पे टू बीपीएससी होगा। बीपीएससी के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा और फिर उसको भेजना होगा बीपीएससी जो बेली रोड का पता है उस पर। तो ये हमारा आज का बड़ा अपडेट था। और फिर आगे चल लेते हैं। हमारा जो 7वीं बीपीएससी का क्लास चल रहा है उसमें हमारा आज 17वीं बीपीएससी का करंट अफेयर क्लास है और बिहार का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। तो बिहार का करंट अफेयर देख रहे हैं, साथ साथ हम उस स्टैटिक्स के जो पोर्शन है उसके भाग को भी देखते हैं जो महत्वपूर्ण होता है चर्चा में। क्योंकि अब बीपीएससी के एग्जाम यूपीएससी के लेवल पर पूछा जा रहा है, पीटी यूपीएससी के लेवल पर हो रहा है। 69 बीपीएससी में आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न में बहुत सारे जो प्रश्न है यूपीएससी का प्रश्न है, हूबहू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या उसका लेवल यूपीएससी जैसा है। जैसे रूल ऑफ ओरिजिन का पेपर है, यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि यूपीएससी में भी अभी तक एक आशा था कि रूल ऑफ ओरिजिन से सवाल आ जाए, क्योंकि यह एफटीए से जुड़ा हुआ है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। लेकिन अभी नहीं आया था, लेकिन यहाँ आ गया है। तो मेरा भी वही प्रयास है कि मैं करेंट अफेयर वन लाइनर अगर आता है तो चले ही, साथ साथ अगर उससे जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक्स है उसका बेहतर जानकारी मैं आपको दूँ, मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको मैं देख लेता हूँ। बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। तो पहला जो करंट अफेयर है कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में किन 3 शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया है। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। जिस तरीक़ा से प्रत्येक स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वही है इस बिहार में। नाम जो है अलग है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परिषद बोलते हैं इसको बिहार में। तो बिहार के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मौसम विभाग के साथ मिलकर यह तय किया है कि 3 ऐसा शहर है बिहार का जिसमें मौसम का, वायु का गुणवत्ता जो है 72 घंटे पूर्व लिया जाएगा, उसका देखा जाएगा। तो ये 3 शहर है, आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन देख सकते हैं। पटना गया मुजफ्फरपुर है, पटना गया मुजफ्फरपुर है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ आता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद नहीं, पर्षद है। तो पर्षद क्या है या फिर बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। यहाँ बोर्ड के जगह पर पर्षद लिखा जाता है बिहार के अंदर। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है बिहार में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, क्योंकि स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और बिहार का सबसे बड़ा संस्था है, बोर्ड है, जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो। तो देख लेते हैं कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना 1974 में हुआ था। याद रखिएगा, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या हिंदी में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या परिषद की स्थापना 1974 में हुई थी। तो पहला बात तो ये। दूसरा बात यह आपसे पूछा जाएगा कि भाई यह किस एक्ट के माध्यम से बना है। जिस तरीक़ा से सेंटर में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। तो 1974 में बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था। तो उसकी स्थापना के लिए पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से हुआ है। तो देखेंगे 1974 का जो है जल प्रदूषण संरक्षण एवं नियंत्रण जो एक्ट है उसी के माध्यम से हुआ था। तो 1974 के वाटर पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट है, उसी के माध्यम से इसकी स्थापना हुआ था। और इसी एक्ट के माध्यम से देखेंगे कि जो जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 है, उसी एक्ट के माध्यम से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गठन हुआ था।
तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसी से बना था। यूपीएससी देने जाएंगे तो यूपीएससी में आपको एक बार निश्चित तौर पर यह मिल जाएगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इतना चर्चित बॉडी है भारत के अंदर, पर्यावरण, वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, उसके लिए काम करती है, उसको दूर करने का प्रयास करती है। और उस संस्था का जो गठन है वो किस एक्ट के माध्यम से, यह सवाल आएगा। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? तो 1974 में, 1974 में किया गया था। और किस एक्ट के माध्यम से हुआ था? तो 1974 के जल प्रदूषण कंट्रोल जो एक्ट है उसी के माध्यम से हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि हाल में IIM अहमदाबाद की टीम बिहार के किस उत्पाद पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है? तो भागलपुरी सिल्क। भागलपुरी सिल्क, जो भागलपुर का जो सिल्क है उस पर शोध करने के लिए IIM अहमदाबाद की टीम बिहार में आने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि IIM अहमदाबाद है इंडिया का नंबर 1 चाहे मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सर्वोत्तम संस्थान है प्रबंधन के क्षेत्र में। तो थोड़ा देख लेते हैं IIM के बारे में, देख लेते हैं, क्योंकि IIM के बारे में सवाल आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। जिस तरीके से IIT इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए हमारे देश के अंदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसी प्रकार से IIM भी प्रबंधन के क्षेत्र के लिए प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में थोड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में इसको भारतीय प्रबंधन संस्थान, अंग्रेजी में IIM का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो भारत का सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है जो IIM जितने संस्थान है इंडिया के अंदर, वह क्या है, अभी देखेंगे कि इंडिया में टोटल 21 IIM है, 21 IIM है। और IIM जिस तरीके से IIT की संख्या बढ़ती है, सरकार नए नए IIT के स्थापित कर रहा है, उसी प्रकार IIM की भी संख्या निरंतर बढ़ती है। तो बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि इतना महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में आपका कुछ बेसिक आइडिया है कि नहीं। तो IIM भारत में क्या करता है कि सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है और प्रबंधन शिक्षा के अतिरिक्त यह अनुसंधान भी करता है और सलाह भी देता है। आप देखेंगे कि जो IIM बोध गया है बहुत सारा रिसर्च जो है करता है, जिस सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च करता है कि कितना गरीबी है, क्या है, नहीं है, लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार से, बहुत सारा डेटा जो है बिहार का गरीबी से जुड़ा हुआ उस पर अनुसंधान करता है। और सरकार उस अनुसंधान का इस्तेमाल भी करती है योजना परियोजना के निर्माण में। तो IIM क्या करता है कि प्रबंधन शिक्षा तो देता है, साथ साथ ये अनुसंधान भी करता है और सलाह भी देता है, NGO को सलाह देता है, गवर्नमेंट को सलाह देता है, बहुत सलाहकारी भूमिका भी निभाता है। वर्तमान में भारत में 21 IIM है और यह प्रबंधन में मैनेजमेंट के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। जो IIM होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और इसमें जाने के लिए आपको एक परीक्षा पास करना होता है जिसका नाम कैट होता है। कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट को पास करना होता है, उसी परीक्षा के माध्यम से चयन होता है IIM अहमदाबाद के लिए। अगर हम देखें कि बिहार में क्या इस तरीका की एक भी संस्थान है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि बिहार में एक IIM है, उसका बोधगया में है, जिसकी स्थापना 2015 में हुआ है। तो आप याद रखिएगा, ये भी सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि IIM जो है, IIM मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है बिहार के किस जगह पर है, बिहार में एकमात्र है, वो कहाँ है? बोधगया। जनरली आपके मस्तिष्क में आएगा कि यह पटना में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। IIT पटना में है जबकि IIM बोधगया में है। IIT कहाँ है? पटना में है। NIT कहाँ है? पटना में है, जबकि IIM कहाँ है? बोधगया में है। उसी प्रकार से एक निफ्ट संस्थान होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो निफ्ट भी हमारे पटना में है। अब सवाल आ जाता है कि निफ्ट जो संस्थान है वो कहाँ है? तो पटना में है, जबकि दूसरा निफ्ट बेगूसराय में खुला है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को कजरा लखीसराय में सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? तो इस जो स्टेटमेंट है या जो प्रश्न है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपसे आ सकता है। तो पहला तो जान लीजिए कि जो इसकी क्षमता है 185 मेगावाट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो कजरा सोलर पावर प्लांट है वो किस ज़िला में है? तो लखीसराय। तो पहले तो याद रखिए कि कजरा जो सोलर पावर प्लांट है वो किस ज़िला में है? लखीसराय में है। और इस पावर प्लांट को बनाने की अनुमति किस कंपनी को मिला है? तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को, L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को मिला है। और इसका जो है कितनी क्षमता है? तो 185 मेगावाट है, 185 मेगावाट है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको मेमोराइज करना है कितना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो चीन दुनिया में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। चीन जो है दुनिया में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत हाल में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा बड़ा देश बना है। तो भारत जो है अभी हाल में जापान को पीछे छोड़ा है
सौर ऊर्जा उत्पादन में और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी फल उगाने का निर्णय लिया है और स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको पोषण वाटिका के नाम से जाना जाएगा। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि हाल में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीका से साग सब्जी फल उगाने का निर्णय लिया है। स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा? पोषण वाटिका। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मिड डे मील जो है अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा पोषण कार्यक्रम है जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है, कैलोरी जो प्रोटीन है उसको ध्यान में रखता है ताकि हमारा बच्चा कुपोषित नहीं हो। क्योंकि अगर हंगर रिपोर्ट देखेंगे, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट जो देखेंगे उसमें वेस्टिंग एंड स्टंटिंग भी एक मानक है। तो हमारे देश में दोनों स्तर पर हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी कुपोषित हैं। तो उसके लिए हमारे देश में पहले से मिड डे मील स्कीम चल रहा है। अब क्या हुआ है कि बिहार सरकार जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ जैविक तरीका से खेती करे, चूँकि सारे सरकारी स्कूल में क्या है ना कि देखेंगे कि उसका अपना कैंपस है, उतना भूलैंड उसके पास है। तो उसमें क्या हुआ कि अब जैविक खेती भी होगा और उस जैविक खेती का जो नाम दिया गया पोषण वाटिका नाम दिया गया। उस जैविक खेती होगा तो पोषण वाटिका नाम दिया गया। तो आपको पीटी में यही सवाल आएगा। दूसरा ध्यान दीजिए कि जैविक खेती के प्रति हम इतना आग्रही क्यों है, या फिर हमारा जो सरकार है, हमारा जो देश है, हमारा राज्य है, जैविक कृषि के प्रति इतना आग्रही क्यों है? तो देखेंगे कि जो हम उर्वरक जैविक कृषि का अगर देखें तो यह पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, साथ में इसमें टॉक्सिक नहीं हो, जो इसका उत्पाद होता है उसमें टॉक्सिक कंपोनेंट नहीं होता है, जो जहरीला तत्व नहीं होता है। जैसे अगर हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, फिर रासायनिक उर्वरक का, रासायनिक कीटनाशक का, रासायनिक पीड़कनाशी जो दवा होता है उसके इस्तेमाल से जब हम भोजन का उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिक जो चीज़ होता है हमारे शरीर में चला जाता है। दूसरा क्या होता है कि उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरक जो है जो किसी फैक्ट्री में बनता है उसके इस्तेमाल से वाटर पॉल्यूशन होता है। आप देखें कि वाटर पॉल्यूशन बृहद स्तर पर होता है। साथ में क्या होता है कि सोइल पॉल्यूशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो आप ये भी पढ़े होंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कि यूट्रोफिकेशन नामक एक क्रिया हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन में भी नाइट्रोजन होता है और वो नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल हम कहाँ करें? तो मान लें एग्रीकल्चर फील्ड में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे खेत में जाते हैं हम तो ऐसे देखते हैं कि हम लोग भी धान के खेत में जाके धान में छींटा करते थे यूरिया को, तो वहाँ से नाइट्रोजन पानी के सहारे दह के और वाटर फील्ड जो एरिया होता है जैसे तालाब होता है वहाँ चला जाता है, वहाँ नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर का स्तर बढ़ जाने से यूट्रोफिकेशन की क्रिया हो जाती है और वह तालाब क्या होता है अंततः सूख जाता है और वहाँ के जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। तो जैविक कृषि के प्रति आग्रही हमारा अभी इसलिए हम लोग हैं क्योंकि पर्यावरण के सस्टेनेबल है, साथ में मनुष्य के जीवन के लिए भी सस्टेनेबल है। तो आपसे यह सवाल आ सकता है कि जैविक कृषि किसको कहते हैं? जैविक जो होता है मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? तो आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है उसमें हम रासायनिक खाद का, रासायनिक पीड़कनाशी का, जो रासायनिक कीटनाशक होता है दवा, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही हम कोई इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यह पीटी में भी आ सकता है, आप यहाँ भी देने जा रहे हैं तो साइंस वाले पोर्शन में आ सकता है। तो यह याद हो जाए कि जो जैविक एग्रीकल्चर होता है उसमें हम रासायनिक जो फैक्ट्री में बना हुआ जो उर्वरक होता है, खाद होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही पीड़कनाशी रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, ना कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं और ना ही फसल में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन लाते हैं। इस सब का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम यहाँ ऑर्गेनिक जो खाद होता है जिसको हम कचरा से बनाते हैं या जो फसल के अवशेष होता है, पशु के जो गोबर होता है उससे जो हम बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और जैविक पीड़कनाशी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैविक पीड़कनाशी कीटनाशक में क्या होता है कि आप पहले देखते होंगे कि हमारे गांव में हम लोग हैं तो गांव में देखते हैं कि नीम से बनाते हैं हम कीटनाशक बना देते हैं। नीम का पेड़ रहता है तो उसके पत्ता से बन जाता है। उसी प्रकार लहसुन के जो लहसुन होता है उसके पौधा से भी हम छिड़काव करते हैं, फसल में कीटनाशी बनाते हैं। तो जैविक एग्रीकल्चर का मतलब इतना ही है। दूसरा चीज़ है कि जो हमारे देश में पूर्णतः जैविक राज्य है सिक्किम है। भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और अलग से अब लोगो दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो भी जैविक आपका फसल है उसको लोगो मिलता है। और अब जानते हैं कि बाजार में डिमांड बढ़ा है, जो भी जैविक प्रोडक्शन है, उत्पाद है, उसका बाजार में डिमांड बढ़ा है क्योंकि लोग जो है पर्यावरण के प्रति और हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैला है। तो बस याद रखिएगा यह पोषण वाटिका है जो सरकारी स्कूल में जो उद्यान लगाया जाएगा जैविक फल और फूल का, सब्जियों का, उसको पोषण वाटिका बोला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया?
तो देखेंगे कि एक योजना है खेलो इंडिया योजना है, उसके सापेक्ष अपने बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल स्टेडियम बनेगा वह भागलपुर में बनेगा। तो हमारे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एक स्टेडियम बनेगा, भागलपुर बनेगा। पहले ही स्टेडियम एक क्रिकेट का बन रहा है, क्रिकेट का जो स्टेडियम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, राजगीर में बन रहा है। तो याद रखिएगा क्रिकेट का जो स्टेडियम है कहाँ बना है, राजगीर में बना है। और एक पहले से भी मोइनुल हक स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम पहले से बिहार में है, वो पटना में है। तो पटना में मोइनुल हक स्टेडियम है, याद रखिएगा। दूसरा कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है कहाँ बन रहा है, राजगीर में बन रहा है क्रिकेट के लिए, और मेलबर्न क्रिकेट क्लब पर आधारित है, वो उसी के नक्शे कदम पर उसको बनाया जा रहा है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल स्टेडियम बनेगा वो कहाँ बनेगा, भागलपुर में बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था। और जो मोइनुल हक स्टेडियम है वहाँ पहले भी इंटरनेशनल खेल हो चुका है, भले अभी स्टेडियम में बर्बाद है, उसको भी रिन्यू करने की बात बिहार सरकार कर रही है कि उसको भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बिहार इतना बड़ा प्रांत है और बिहार की जो क्रिकेट है उसको मान्यता भी मिल गई है बीसीसीआई से। अब बिहार टीम अभी रणजी भी खेल रही है, देख रहे हैं कि, लेकिन प्रदर्शन बेहतर नहीं है। अभी हरियाणा से बिहार टीम हार गई है रणजी मैच है, पहला रणजी मैच में। तो इसलिए स्टेडियम बनना जरूरी है, खेल के प्रति युवाओं को बेहतर जो दिशा मिले उसके लिए ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ एक जो स्टैटिक्स आ जाता है कि खेलो इंडिया योजना क्या है। यहाँ स्टैटिक्स है कि खेलो इंडिया जो है योजना क्या है। तो देखेंगे कि खेलो इंडिया योजना है भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है, जो 2017-18 में श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके द्वारा शुरू किया गया था। जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है, याद रखिएगा 2017-18 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। और इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि ज़मीनी स्तर पर जो एथलेटिक्स है उसका चयन करना, उसको मंच प्रदान करना, उसकी सुविधाएं प्रदान करना, और संपूर्ण भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। तो जो खेलो इंडिया स्कीम है इसका फ्लैगशिप स्कीम है, इसमें बहुत सारे काम होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है ना कि जो ज़मीनी स्तर के एथलेटिक्स है, गाँव में है, जिलों में है, या फिर उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, उनका मंच नहीं मिल रहा, उनको चयन करना, उनको मंच प्रदान करना, ये सब इनका काम है। दूसरा काम क्या है कि जो हमारे यहाँ अभी देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है खेल के मामले में। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी कर रहे हैं, स्टेडियम का निर्माण हो चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है उसका निर्माण कर रहे हैं। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया जो स्कीम है किस मंत्रालय का अधीन है, तो यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का अधीन है। और केंद्रीय जो क्षेत्रक योजना है यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो आप दो तरीका की योजना होता है, थोड़ा देख लेते हैं। जब हम केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम की बात करते हैं, या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, या फिर सेंटर सेक्टर स्कीम होता है, तो यह सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी होती है और राज्य सरकार की भागीदारी होती है। अर्थात यह होता है कि केंद्र सरकार सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होता है उसमें केंद्र वित्तीय सहायता देता है, राज्य को भी वित्तीय सहायता देना होता है। जैसे आप सुने होंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड अभी स्कीम है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य स्कीम है, मान चल रहा है, तो उसमें 60-40 का रेशियो है। तो 60% केंद्र सरकार देता है, मान लो 100 रुपया वहाँ खर्च होगा तो 60 रुपया कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, और 40 रुपया संबंधित राज्य सरकार देगा। लेकिन याद रखिएगा जब 40 रुपया राज्य सरकार देगा तभी केंद्र सरकार 60 रुपया देता है। तो बहुत बार आप ये सुनते होंगे कि जो पैसा सेंटर से मिला था कई योजनाओं में खर्च करने के लिए उस राज्य में खर्च नहीं हुआ, वो चला गया। इसका कारण ये होता है कि या तो राज्य सरकार जो है उसको लेके बहुत गंभीर नहीं है, या फिर उसके पास वित्तीय सुविधा नहीं है, वित्तीय रूप से पंगु राज्य है, तो ऐसा इसलिए होता है। तो आप याद रखिएगा। जबकि सेंटर सेक्टर जो स्कीम होता है वो केंद्र सरकार का पूर्ण 100% वित्त पोषित होता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो 100% खर्च करती है, तो उसको सेंटर सेक्टर स्कीम बोलते हैं। जबकि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की वित्तीय भागीदारी होती है। तो आगे देख लेते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है देख लेते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका जो है कि हाल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन है। तो यह जुलाई 2024 में इस तरीका के प्रदर्शन की रैंकिंग जारी की गई थी, और यह लखीसराय है। तो एक देख लेते हैं एक बार फिर से, हाल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लगातार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन है, तो लखीसराय। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखेंगे तो एक आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, उसी के तहत अभी आयुष्मान भारत कार्ड बीमा जो कार्ड है उसका बनाया जा रहा है।
तो आयुष्मान भारत कार्ड योजना 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका दो घटक है, एक तो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, दूसरा स्वास्थ्य बीमा कार्ड जिसको आयुष्मान बीमा कार्ड बोलते हैं, इसी योजना के माध्यम से बनता है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में बेहद जानकारी जो है इसको पार्ट 1 में हम दिए हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, उसके बारे में बेहद जानकारी दिया जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं जो अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि हाल में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह पाटलिपुत्रा जंक्शन है, यह पाटलिपुत्रा जंक्शन है। तो पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यह निर्णय लिया गया है और 200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। वंदे भारत जो ट्रेन अभी भारत में बन रहा है वो जो बिहार की तरफ से आएगी और जाएगी, उसके साफ सफाई करने के लिए, रख रखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो कहाँ बनेगा? पाटलिपुत्रा जंक्शन पर। तो मेमोराइज रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा जानिए कि पूर्व मध्य जो रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे का जोनल ऑफिस कहाँ है? हाजीपुर में है, जो 2002 से संचालित है, 2002 से संचालित है। तो याद रखिएगा, पूरे देश के अंदर 19 रेलवे जोन है, जिसमें से एक पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर में वैशाली जिला में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले के रजौली में तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेवारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया है। इसकी प्लांट की क्षमता कितना है? तो 10 मेगावाट है, 10 मेगावाट है। तो याद रखिएगा, पहला तो यही याद रखना है कि रजौली जो तैरता सोलर प्लांट है किस जिला में? तो नवादा में। रजौली तैरता सोलर प्लांट जो है किस जिला में है? तो नवादा जिला में है। और ये कौन कंपनी इसको बना रही है? तो सूर्यम इंटरनेशनल बना रही है। और इसकी इस प्लांट का क्षमता कितना है? तो 10 मेगावाट है। तो चलिए हो गया, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, देखते हैं कि हाल में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अविनाश अमन इनका नाम है, अविनाश अमन नाम है इनका। इनको जो है भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो आईआईटी पटना को 163वां स्थान मिला है। आईआईटी जो पटना है उसको 163वां स्थान मिला है। इसी प्रकार के एक और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई थी टाइम हायर का ही, उसमें 117वां स्थान मिला था पटना को, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस संस्थान ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर जो है दुर्घटना से हमको सुरक्षित बनाएगा? तो एनआईटी पटना है, एनआईटी पटना है। एनआईटी पटना जो है एक होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है। ये साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा डिवाइस होगा निश्चित तौर पर। तो होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया गया। यह क्या करेगा कि जो 1 किलोमीटर आगे कौन कौन सी वस्तु है उस सफ़र में, उसके बारे में बताएगा, और इससे क्या होगा कि जो हमारा यात्रा है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो इसको एनआईटी पटना बनाया, एनआईटी पटना बनाया। नीट है वहाँ, नीट लिखा गया है, तो नीट पटना के द्वारा किया गया। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया है? तो अब देखेंगे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक सिंदूर चूँकि भारत में विवाह के उपरांत जो है महिलाएं सिंदूर लगाती है, और यह हमारे लोक संस्कृति का, हमारी संस्कृति का जो है अभिन्न अंग है, जो सभ्यता का अभिन्न अंग है। तो देख लेते हैं। चूँकि ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उनके द्वारा विकसित किया गया है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर है, उसके द्वारा जो है ऑर्गेनिक कृषि का विकास किया गया है। तो इसका देखेंगे कि जो पहले जो हमारे अभी जो सिंदूर बनता है या फिर महिलाएं लगाती है, वो अभी जो है रासायनिक है, और रासायनिक सिंदूर होने के कारण कई सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसे उसमें देखेंगे कि जो रासायनिक सिंदूर होता है उसमें आर्टिफिशियल डाई, मरकरी सल्फेट, सिंथेटिक डाई हेरिडिटी केमिकल का इस्तेमाल होता है, और लाल रंग के लिए उसमें देखें टेट्रोएक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए कि मरकरी या फिर सल्फेट के सिंथेटिक डाई के बारे में आप पढ़े होंगे, पाड़ा उड़ा कितना पर्यावरण के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें से बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं कैंसर कारक है, पर्यावरण को बृहद स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में पोल्यूटेंट है, बहुत डेंजरस जो कहते हैं टॉक्सिक पोल्यूटेंट है। तो इसी से बचाव के लिए देखें कि बहुत सारे महिला जो है सर में खुजली भी होता है, उसका भी शिकायत होता है, जो केमिकल सिंदूर होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया जा रहा है, और इसको कौन बना रहा है? बिहार के कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। ये पौधा के माध्यम से बनाया जाएगा, मतलब इसके इस्तेमाल में जो भी इस्तेमाल किया जाएगा वस्तु का वो सब ऑर्गेनिक होगा, जैविक होगा। और सिंदूर का पौधा लगाया जा रहा है और इसी के माध्यम से ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो जो शिक्षक जाएंगे उसको अपने हाजिरी को है जो अब ऑनलाइन बनाना होगा और ऐप के माध्यम से उनका हाजिरी चेक भी हो जाएगा। पटना में जो हमारे महासचिव महोदय होंगे के पाठक सर जी, तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से हम पूरे टीचर जितने भी बिहार में हैं उसको इसी ऐप पर हाजिरी बनाना होगा अब, क्योंकि उनका अब मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा इसके माध्यम से कि कौन शिक्षक आज उपलब्ध है और कौन उपलब्ध नहीं है। तो के पाठक सर जो है आईएएस अधिकारी हैं और बिहार में जो है प्रधान सचिव रहे हैं और शिक्षा महानिदेशक भी हैं रहे थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्य जो है काफ़ी सराहनीय रहा है और बदलाव जो है शिक्षा के माध्यम से भी आएगा। तो एक बेहतर सिविल सर्विसेज का सर्वेंट का जब भी उदाहरण आपसे पूछा जाए तो के पाठक सर इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद बीपीएससी के अतुल कुमार प्रसाद भी है। तो जब आप मेंस में एथिक्स का पेपर लिखे या फिर जब आपसे इंटरव्यू देने जाएंगे बीपीएससी से जब पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर उनका नाम लीजिएगा और उनके 5-6 सुधारात्मक कार्यों को भी याद करिएगा, क्योंकि देश जो है कुछ सिविल सर्वेंट के माध्यम से भी बदलता है। आप इस सिविल सेवा में आना ही चाहते हैं क्योंकि मानव जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने देश के समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों को हाजिरी बनाने के लिए उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष नामक ऐप लॉन्च किया है। चलिए देख लेते हैं आगे। वैश्विक कंपनी जो आईटी कंपनी एचसीएल है ने बिहार में कहाँ पर अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया है। तो पटना में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया एचसीएल कंपनी का। नाम देखे होंगे बहुत सारे कंप्यूटर एचसीएल लिखा रहता है, तो कंप्यूटर आईटी क्षेत्र की कंपनी है या एचसीएल, तो पूछा जा सकता है पीटी में एचसीएल क्या आईटी क्षेत्र की कंपनी है। और एक बिहार में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन बनाया, वो कहाँ बनाया, पटना में बनाया। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के एक चिकित्सक है जिनको दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रजनीशकांत उनका नाम है। डॉक्टर रजनीशकांत उनका नाम है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान है। तो देश में यह दूसरे स्थान पर 112 जो है हमारे यहाँ फ्लैगशिप सेवा, ये सब कुछ के लिए है। तो इसमें पुलिस को अगर हमको कॉल करना हो इमरजेंसी में तो 112 डायल करते हैं, इमरजेंसी में पुलिस आ जाता है। उसको हैंडलिंग करने में देश में दूसरे स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर बिहार है। अगला देख लेते हैं कि जुलाई 2024 को ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज की है। तो ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था और उसमें एक बिहार के एक नेता ने चुनाव दर्ज किया है, बिहार को गौरवान्वित किया है। तो देखेंगे कि कनिष्क नारायण उनका नाम है, ये लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं। तो कनिष्क नारायण जी हैं, ये लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं। तो याद रखिएगा कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं। कहाँ, ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था उसी में। आगे देख लेते हैं। बिहार में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है। तो जो ट्रांसजेंडर वुमेन जो है अभी दरोगा बनी है वो बिहार की है, मानवी मधु कश्यप है। काफ़ी यूट्यूब पर लोकप्रिय है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर इनके हज़ारों वीडियो है, सैकड़ों वीडियो इनके लिए बना हुआ है। आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो यहाँ यहीं तक था। अगला जो फिर सीरीज़ आएगा करंट अफेयर बिहार के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड आगे मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।